तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लेसन अध्याय 4 परमाणु की संरचना। इसमें हम परमाणु की बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं परमाणु की बनावट के बारे में। परमाणु अविभाज्य नहीं है। सबसे पहली बात जो हम जानना चाहते थे, 19वीं शताब्दी के समय तक ये माना जाता था कि परमाणु के अविभाज्य कण है, यानी कि इसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु एकदम एक पूरा का पूरा एक जैसा होता है और इसे आप टुकड़े नहीं कर सकते इसके। और उस समय परिभाषा भी दी जाती थी कि वह छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो परमाणु कहलाता है। लेकिन भविष्य में ये बात सही नहीं पाई गई। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की रचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत के चालन की परिस्थिति के अध्ययन से मिला। अब वैज्ञानिकों ने पाया कि अधिकतर पदार्थ जो हैं वो विद्युत का चालन कर रहे हैं, और जो विद्युत का चालन करते हैं, अब विद्युत जब बह रही है तो कोई कण तो है जिसमें से होकर विद्युत बह रही है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कण जो है ऐसे हैं परमाणु में जो बह सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जिसे का पता जे टॉमसन ने लगाया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? जे टॉमसन, जो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने बताया कि परमाणु में कम से कम एक ऋण आवेशित कण है, जिसे उन्होंने कॉर्पस्कल्स नाम दिया। इसे बाद में चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन के गुण क्या है, आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी के अक्षर ई से निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान बहुत ही कम होने के कारण शून्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होने के कारण इसे ई माइनस से निरूपित किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के संकेत की बात करें तो ई माइनस लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए तो 9.103835 गुणा 10 की शक्ति -31 किलोग्राम है। अब ये क्योंकि बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान यदि हम प्रोटॉन के सापेक्ष देखें तो यह 1/1836 है, जो कि लगभग शून्य के बराबर है। तो यदि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, अतः इसे नगण्य मानकर शून्य मान लिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 है, और इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान -1 है, क्योंकि प्रोटॉन पर +1 होता है। प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उसका ठीक उल्टा आवेश उतना ही, लेकिन ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष आवेश को -1 कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? परमाणु की कक्षाओं में, हालांकि ये बहुत बाद में जानकारी मिली। तो सबसे पहले जान लिया गया, टॉमसन ने पता लगाया कि एक कण है, और वो कण है इलेक्ट्रॉन। थोड़े ही दिनों के बाद प्रोटॉन की खोज हुई ई गोल्डस्टीन द्वारा। 1886 में परमाणु की खोज से पहले ही एक नए विकिरण की खोज की गई, जिसे उन्होंने कैनाल रे कहा। ये कैनाल रे धन आवेशित विकिरणें थी, जिसके द्वारा बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया। इन कणों के आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। तो इस तरह प्रोटॉन की खोज की गई, और प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है ई गोल्डस्टीन को। तो प्रोटॉन को अंग्रेजी के अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश होता है तथा प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 से 1 के बराबर होता है, तो +1 है। क्योंकि प्रोटॉन पर एक धनात्मक आवेश होता है, अतः प्रोटॉन को P+ से निरूपित किया जाता है। अगर प्रोटॉन का संकेत देखें तो P+ लिखा जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुणा 10 की शक्ति -27 किलोग्राम है। प्रोटॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान है वो +1 है, द्रव्यमान 1 है, और प्रोटॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम के बराबर आवेश होता है। ये धनात्मक आवेश है, इसलिए प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान को +1 कहा जाता है। और प्रोटॉन के पाए जाने का स्थान कहाँ है? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। उसके बाद बहुत बाद में, लगभग बहुत बाद में यानी कि, तो खोज हुई न्यूट्रॉन की। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जे चैडविक वर्ष 1932 में
एक और सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि एक और अवपरमाणु कण की खोज निकाला। चूंकि इन सब अवपरमाणु कणों पर कोई आवेश नहीं था, अर्थात न्यूट्रल था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के काफी बाद की गई। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है तथा यह परमाणुओं के नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन को अंग्रेजी के अक्षर n से निरूपित किया जाता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 के बराबर होता है, यानी कि इसमें उतना ही द्रव्यमान है जितना कि प्रोटॉन में है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है, किंतु इस पर कोई आवेश नहीं है, यह न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इस पर कोई आवेश नहीं है, शून्य आवेश इस पर रहता है। तो आइए देखते हैं, आगे की बात पढ़ते हैं। तो अब हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा कि परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन ये एक साथ नहीं खोजा गया था, क्रमानुसार खोजा गया था। बिना न्यूट्रॉन के केवल एक ही परमाणु है और वो है हाइड्रोजन। सभी तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं में होते हैं। इन कणों को सब एटॉमिक कण या अवपरमाणु कण कहा जाता है। इन तीनों सब एटॉमिक कणों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परंतु हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन परमाणु के केंद्रक में मात्र प्रोटॉन होते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है जो इसकी चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। यहां बाहर है, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं, अगली जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि वैज्ञानिक जो हैं परमाणु की संरचना को जानना चाहते थे। परमाणु कैसा है, परमाणु के अंदर क्या क्या है और कैसे बना है। इसमें सबसे पहले जबकि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी, तो उसके साथ ही उन्होंने परमाणु को लेकर एक मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु कैसा होगा। परमाणु का डिजाइन उन्होंने हमें बताया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, खोज के बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, गलत साबित हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु की अंदर संरचना और व्यवस्था के बारे में कई मॉडल प्रस्तुत किए गए। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे, यहाँ ठीक कर लीजिएगा इसको, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो जे टॉमसन ने क्या बताया? जे टॉमसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। इस मॉडल को पल्म पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। टॉमसन के अनुसार परमाणु क्रिसमस के केक की तरह एक धनावेशित गोला है। तो उसने कहा कि पूरा का पूरा जो एक परमाणु है वो गोला है, धनावेशित। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे हुए सूखे मेवे की तरह है। इस मॉडल के अनुसार तरबूज से भी की जा सकती है, जिसके अनुसार परमाणु धनावेशित तरबूज खाने वाले भाग की तरह है और इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। तो आइए जरा इस बार चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो उसने कहा कि ये जो पूरा का पूरा परमाणु है ना, ये तो एक धनावेश का गोला है और इसमें जैसे ये जो आपको ये इलेक्ट्रॉन इसके भीतर धसे हुए हैं, जैसे कि केक पर सूखे मेवे लगे होते हैं, उस तरह से। या हम इसे इससे भी तुलना कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि एक तरबूज की तरह है। ये एक तरबूज की तरह है जिसमें पूरा ये जो लाल भाग आप देख रहे हैं, ये तो धनावेशित गोला है और इसके बीच में ऋणावेश केवल बीज की तरह धसा हुआ है। अब तो टॉमसन ने मॉडल क्या दिया? टॉमसन ने अपनी ये थ्योरी देकर एक मॉडल प्रस्तुत किया। टॉमसन के मॉडल प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये टॉमसन का परमाणु मॉडल था। ऋणात्मक और धनावेश परिमाण में समान है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। तो उसने कहा कि वो जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो इसलिए परमाणु उदासीन भी होता है। तो उसने एक बात तो बहुत अच्छे समझा दी कि परमाणु उदासीन क्यों है, क्योंकि परमाणु में ऋणावेश और धनावेश बराबर है, लेकिन बाकी कोई भी बात वो नहीं समझा पाया। इसीलिए परमाणु के मॉडल को, टॉमसन के परमाणु मॉडल को बहुत सही नहीं माना गया। तो टॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु के उदासीन होने की तो व्याख्या कर दी गई थी, परंतु बाद में प्रयोगों द्वारा मिले परिणामों को
एक मॉडल द्वारा, इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो बाद में जो प्रयोग हुए वो उनमें ये बात खरी नहीं उतरी, जैसा मॉडल उसने बताया था उस तरह का परमाणु संभव नहीं था। तो हमने यहाँ दो बातें की, एक टॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा उसकी कमी। तो ये कमी है उसकी कि टॉमसन के परमाणु मॉडल में परमाणु के उदासीन होने की तो व्याख्या कर दी गई, परंतु बाद के प्रयोगों में मिले परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो इसमें सिर्फ एक ही खूबी थी कि इसने उदासीनता को समझा दिया, लेकिन मॉडल ये बहुत अच्छा नहीं था। इसके बाद अब क्योंकि जब कोई एक आदमी प्रयास करता है उसके बाद लगातार प्रयास करने वालों की लाइन लग जाती है, तो उसके तुरंत बाद एक और प्रयास हुआ और ये प्रयास करने वाला व्यक्ति था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले हम रदरफोर्ड के प्रयोग को समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझने के लिए रदरफोर्ड ने 1909 में सोने की पतली पन्नी को तेज गति वाले अल्फा कणों की बौछार की और पाया। तो उसने क्या किया, उसने पतली सोने की पन्नी ली जो बहुत पतली थी, इतनी कुछ ही परमाणु की मोटाई में रह गई थी। अब उसने उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड ये विचार कर रहा था कि जैसे दीवार पर हम बजरी फेंककर बजरी की या पत्थर के टुकड़े फेंके तो वो टकरा कर वापस आएंगे, इसी तरह से अल्फा कण सोने की पन्नी पर टकरा कर वापस आएंगे। ये उसकी उम्मीद थी। लेकिन हुआ जब उसने प्रयोग किया तो उसके ठीक विपरीत हुआ। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए। तो देखिए अधिकतर कण तो बिल्कुल सीधे निकल गए, थोड़े थोड़े से कण जो हैं वो कोण पर मुड़ गए, इस तरह टेढ़े मेढ़े मुड़ गए। और जबकि प्रत्येक 12,000 में से कणों में से एक कण उसी पथ पर वापस लौट आया जिस पथ पर वो गया था। तो यहां देखिए इस कण को, ये कण जिस पथ पर गया था ठीक उसी पथ पर टकराने के बाद वापस लौट आया। बाकी बहुत से कण विक्षेपित हो गए, टेढ़े मेढ़े दिशाएं बदल गई उनकी। तो इससे रदरफोर्ड बहुत आश्चर्यचकित था। रदरफोर्ड ने कहा कि वो इतना आश्चर्यचकित था कि जैसे कि उसने टिश्यू पेपर आप समझते हैं हाथ साफ करने वाला कागज रहता है पतला सा, तो कहता है कि जैसे टिश्यू पेपर पर मैंने बम का तोप का गोला चलाया और वो गोला टकराने के बाद मुझे पर वापस आ गिरा। कहता उससे मुझे जितनी हैरानी होती है उतनी हैरानी मुझे इस प्रयोग से हुई थी। तो वो ऐसा कर रहा था कि जैसे उसने हाथ में पत्थर लिए और दीवार पर मारे, और आप सोचिए कि अगर सारे पत्थर दीवार के आर पार निकल जाएं तो जैसे आपको हैरानी होगी उसी तरह की हैरानी रदरफोर्ड को हुई थी कि उसने अल्फा कण दिए, अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। उसका विचार क्या था कि टकरा कर वापस आएंगे, लेकिन हुआ क्या, अधिकतर सीधे निकल गए, आर पार निकल गए। और उसमें से अल्फा कण बहुत थोड़े से अल्फा कण कोणों पर विक्षेपित हुए और 12,000 में से कोई एक कण उस पथ पर वापस आ गया। इस अपने प्रयोग के आधार पर, इसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग कहा जाता है। इस अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। अपने पूरे प्रयोग के बाद रदरफोर्ड इन निष्कर्ष पर पहुंचा कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए थे, और क्योंकि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए थे, जिससे वह यह ज्ञात हुआ कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन पर सीमित है। तो यहाँ रदरफोर्ड ने 3 चीजों का पता लगाया। एक, परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। दूसरा, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। और तीसरा, ये जो धनावेशित भाग है ये परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन पर सीमित है। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण या बिंदु निम्न प्रकार से। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, यदि इस प्रश्न का आप उत्तर लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में मुख्य बिंदु निम्न है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक नाभिक का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो ये रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था, देगा। तो ये अगर हम परमाणु मान लें कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक बिल्कुल छोटा सा भाग जो है वो धनावेशित गोला है
और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और अधिकतर भाग खोखला है परमाणु का। तो ऐसा परमाणु ने रदरफोर्ड ने ऐसा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी। कमी क्या थी कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ विशेष बात क्या है, यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा अथवा क्षय होगा, नष्ट हो जाएगी ऊर्जा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा। अब क्योंकि ऊर्जा को छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, तो वह नाभिक की ओर जाएगा और अंत में धीरे धीरे नाभिक के पास आते हुए कुछ समय के बाद नाभिक में गिर जाएगा। यदि ऐसा होता तो परमाणु नष्ट हो जाता अर्थात अस्थिर होता, परंतु परमाणु स्थायी है। यह रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। तो आप देख रहे हैं चित्र में कि रदरफोर्ड जो है वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता क्यों नहीं है, परमाणु स्थायी क्यों है, क्योंकि जो उसका मॉडल है उसके हिसाब से परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगा रहे हैं। और जब त्वरित पथ में चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा विकृत करेंगे, ऊर्जा कम होगी और इस तरह धीरे धीरे नाभिक की ओर आते हुए परमाणु के अंदर नाभिक में गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो यह रदरफोर्ड की कमी थी। और इसके बाद अगला जो मॉडल प्रस्तुत किया वो किया नील्स बोर ने, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले मॉडल के साथ